हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सबों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुए हैं करंट अफेयर्स की विशेष कड़ी में। जैसा कि आप अवगत हैं, मैं प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के एक सेट आपको रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स की प्रत्येक महीने आने वाली पुस्तक से डिस्कस करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इस महीने की पुस्तक है जो 28 नवंबर 2020 तक अपडेटेड है। इसी पुस्तक के 30 दिए गए ऑब्जेक्टिव सेट्स के पहले सेट्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक दिन एक सेट का डिस्कशन आपको हर हाल में मिल जाएगा। छठ पूजा के बाद लंबे समय पश्चात हम आपके समक्ष अवश्य रूबरू हुए हैं, लेकिन अब आपसे वादा है कि प्रतिदिन आपको एक सेट का वीडियो डिस्कशन हर हाल में मिल जाएगा। ठीक है, तो 30 दिन 30 सेट्स के वीडियो डिस्कशन आप लगातार देखिए और खूब फायदा उठाइए, क्योंकि आगामी दिनों में आपकी कई परीक्षाएं होने वाली है जिसमें करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 के पहले प्रश्न से चर्चा। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप देख सकते होंगे कि वर्ष 2020 नोबेल साहित्य पुरस्कार के विजेता लुईस ग्लुक की पहली कविता थी। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको बतलाया है कि लुईस ग्लुक अमेरिका की कवित्री हैं, यानी कविता लिखने वाली हैं। कहाँ की हैं? तो अमेरिका की हैं। और इनके काव्य रचनाओं में बेहद ही संरचनात्मक पहलुओं को देखते हुए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है 2020 के लिए। और पूछा जा रहा है आपके कि इनकी पहली रचना कौन सी थी, तो ध्यान रखने योग्य बात है कि इनकी पहली रचना फर्स्ट बॉर्न थी। इनकी पहली रचना फर्स्ट बॉर्न नामक कविता थी, और इनको नोबेल पुरस्कार 2020 इस पुस्तक के लिए नहीं, इस लेखन के लिए नहीं, बल्कि इनकी बेहतरीन काव्यात्मक रचना के लिए दिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अमेरिका की रहने वाली हैं। ठीक है, और 2019 के नोबेल साहित्य पुरस्कार की बात कर लें तो पीटर हैंडके को, ऑस्ट्रिया के, ये भी आप नोट कर लें क्योंकि कभी कभार आपको एक वर्ष पीछे का पूछ लिया जाता है। 2019 का नोबेल साहित्य पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है? जैसा कि क्वेश्चन में ही स्पष्ट है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका में स्थित है, तो अमेरिका के बोस्टन इलाके में, किस इलाके में? बोस्टन इलाके में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्थित है। और भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं जिसे कि इस बिजनेस स्कूल का डीन बनाया गया, यानी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल बनाया गया है। तो ये हैं आपके श्रीकांत दातार। कौन है? श्रीकांत दातार को इसका डीन बनाया गया है। ठीक है, विकल्प में आप देख सकते होंगे इमोमाली रहमान। इमोमाली रहमान के बारे में याद रखिएगा कि इन्हें हाल ही में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार नियुक्त किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में? ताजिकिस्तान या तजाकिस्तान जिसे कह सकते हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। तजाकिस्तान की राजधानी याद रखिएगा दुशांबे। ठीक है, चलिए श्री थानेदार के बारे में याद रखिएगा, ये भारतीय मूल के यह भी व्यक्ति हैं। और श्री थानेदार को मिशिगन से हाल ही में संपन्न हुए अमेरिकी चुनाव में चुना गया है। किस जगह से? तो मिशिगन निर्वाचन क्षेत्र से, मिशिगन से इन्होंने चुनाव जीता है। अमेरिकी चुनाव जो भी राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इन्होंने मिशिगन क्षेत्र से चुनाव जीता है। और मिंटी अग्रवाल आपको दिख रहा होगा, तो मिंटी अग्रवाल जिन्होंने कि जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था तो विंग कमांडर अभिनंदन के साथ ये भी गई थी उसमें, और इनको युद्ध सेवा मेडल दिया गया है उसी बहादुरी के लिए जिसमें कि इन्होंने पाकिस्तान के F-16 विमान को क्षतिग्रस्त किया था। तो मिंटी अग्रवाल क्या है? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। मेडल पाने वाली, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। कौन? मिंटी अग्रवाल। ठीक है, क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
3। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है आपका 5 नवंबर को। किस तिथि को? 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और दिवस के बारे में कई बार छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये दिवस आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आप विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है कब? 5 नवंबर को। सुनामी के बारे में याद रखिएगा कि सु जोड़ नामी, सुनामी होता है और सु का अर्थ होता है तट तथा नामी का अर्थ होता है लहर, यानी समुद्र के तट पर उठने वाली लहरों को ही सुनामी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान रखिएगा कि यूनिसेफ के द्वारा एनीमिया मुक्त कार्यक्रम एक पहल चलाया गया है, जिसको कि भारत सरकार ने भी अपनाया है। और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जब इसका सर्वे कराया गया, तो इस सर्वे में हरियाणा राज्य ने, किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। किस राज्य ने? हरियाणा राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तीसरे स्थान पर याद रखिएगा कि तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है। थर्ड पोजीशन पर हिमाचल प्रदेश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं HP, हिमाचल प्रदेश। चौथे स्थान पर याद रख लीजिएगा महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर उड़ीसा। ये 5 याद रखिए या नहीं, 3 शुरू के जरूर याद रखिएगा। पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे पर कौन? दूसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल, तीसरे पर हिमाचल प्रदेश, चौथे स्थान पर है महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर उड़ीसा है। जबकि राज्यों की सूची में सबसे निम्नतम स्थान पर यानी 29वां स्थान, ठीक है, 29वां स्थान प्राप्त किया त्रिपुरा राज्य ने। चूंकि ये सर्वे पहले का है, इसलिए आपको इसमें 29 स्थान दिखलाया जा रहा है। ठीक है, ये सर्वे पहले ही कराया गया था, 2019-20 का ये सर्वे है, इसलिए आपको दिख रहा होगा, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को भी राज्य के रूप में ही शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे निम्नतम स्थान पर राज्यों में कौन? त्रिपुरा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? बिहार विधानसभा, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और इन 3 चरणों में कुल मिलाकर 243 सीट पर चुनाव संपन्न कराए गए। और इस 243 सीट्स में NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने, यानी भाजपा के साथ गठबंधन में रहने वाले घटक दलों के समूह को हम कहते हैं NDA गठबंधन, और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके साथ शामिल रहने वाले राजनीतिक दलों के गठबंधन को हम लोग कहते हैं UPA। ठीक है, तो NDA के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए। NDA के द्वारा इस विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया गया और उन्होंने 125 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों को भी बाद में मिला करके बहुमत प्राप्त किया, जो कि बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता थी, उसको पार किया। यानी 17वीं विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और 17वीं विधानसभा का गठन हो गया। और 17वीं विधानसभा के गठन में NDA ने सरकार बनाई है और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, CM नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लिए। ये आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए, CM की शपथ नीतीश कुमार ने कितनी बार? 7वीं बार लिए। ठीक है, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया है, ये याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था जीतन राम मांझी को। प्रोटेम स्पीकर वे होते हैं जो निर्वाचित विधानसभा के सभी नेताओं में सबसे वरिष्ठ होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति तक पद पर बने रहते हैं और सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं तथा विधानसभा के अध्यक्ष को भी शपथ दिलाते हैं, एक निर्वाचित सदस्य के तौर पर, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नहीं। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं प्रोटेम स्पीकर वह पद है जो तत्कालिक रूप से अध्यक्ष का काम करते हैं,
यानी निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने तक ही वह करते हैं। जैसे ही नए विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है उनका काम समाप्त हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर बिहार विधानसभा में कौन थे इस बार 17वीं विधानसभा में? जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2000 पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बेहद ही महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना चाहिए इसके बारे में कि यह अवार्ड पाने वाली, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली भारतीय हैं। कौन है? पहली महिला भारतीय हैं जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ये महाराष्ट्र के मुंबई की रहने वाली हैं। कौन? ऐश्वर्या श्रीधर, मुंबई की रहने वाली हैं ऐश्वर्या श्रीधर। इन्होंने ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। ये फर्स्ट इंडियन है इसे प्राप्त करने वाली, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन है? ऐश्वर्या श्रीधर। इसके अलावा विकल्पों में देखिएगा तो ऋचा चड्ढा अभिनेत्री हैं, श्रेयस गोपाल क्रिकेटर हैं और कृष्णा पटेल अपना दल एक राजनीतिक दल है, उसके संस्थापक सोनेलाल पटेल की पत्नी है। तो ये कुछ खास नहीं है। ऐश्वर्या श्रीधर, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस संगठन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर भारत में 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया? ठीक है, तो किस संगठन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस के अवसर पर, इसकी 75वीं स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह सिक्का लॉन्च किया गया, जारी किया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय रोम में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। ठीक है, उसके अलावा आप देख लीजिएगा कि यूएनओ के महासचिव इस वक्त कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। WHO के प्रमुख कौन है? तो टेड्रोस एधानोम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आपका संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है। ठीक है, चलिए क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सभी के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय किस दिवस का थीम है जिसका आयोजन 17 अक्टूबर 2020 को किया गया? इससे एक बात आपको क्वेश्चन से तो स्पष्ट है कि आपका 17 अक्टूबर को मनाए गए दिवस का ही थीम है क्या? सभी के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय। ठीक है, तो 17 अक्टूबर को मनाया जाने वाला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इसका पर्पस क्या होता है कि गरीबी को समाप्त करने का प्रयास किया जाए और इसी पर्पस से यह दिवस प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2020 के इस दिवस का थीम है सभी के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय। ठीक है, विकल्प अन्य विकल्पों की बात कर लें तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगले विकल्प की बात कर लेते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात आती है तो वो 29 जुलाई को मनाया जाता है PC महालनोबिस के जयंती के अवसर पर। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जबकि हम बात यहाँ कर रहे हैं किसकी? विश्व सांख्यिकी दिवस की। तो ये कब? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है, इसके लिए दिन निर्धारित है कि अक्टूबर महीने का दूसरा बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, अक्टूबर महीने का दूसरा गुरुवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। कब? अक्टूबर महीने का अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यानी दूसरे सप्ताह में, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में गुरुवार जिस तारीख को पड़ेगा उसी तारीख को क्या मनाएंगे? विश्व दृष्टि दिवस। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाने वाला कौन सा दिवस हो जाएगा? इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और उसी का ये थीम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त कर लेगा? ठीक है, ट्रांस फैट फ्री क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। ट्रांस फैट फ्री आप जानते होंगे कि कई बार यह प्रयास किया जाता है खाद्य विक्रेताओं के द्वारा या खाद्य निर्माताओं के द्वारा कि जो भी खाद्य वसा या तेल हैं, जो भी खाद्य वसा हैं, उसको ठोस रूप में बना करके लंबे समय तक रखने हेतु और उसका लंबे दिनों के पश्चात पुनः प्रयोग करने हेतु उसको ठोस रूप में बदलने का प्रयास किया जाता है, और इसी दौरान उसको हाइड्रोजनीकृत किया जाता है, और इसलिए वैसे संतृप्त वसा में ट्रांस फैट पाया जाता है, जो कि बेहद ही हानिकारक होता है मानव के स्वास्थ्य के लिए। तो इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला किया है, और इस पर रोक लगाने के प्रयास के तहत ही यह घोषणा किया है कि भारत 2022 तक इस लक्ष्य को यानी ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा, और यह 2023 तक जो WHO का लक्ष्य है, WHO का ट्रांस फैट फ्री होने का जो लक्ष्य है 2023 तक है। WHO ने कब तक लक्ष्य घोषित किया है? 2023 तक, लेकिन भारत ने कहा कि WHO का जो लक्ष्य है 2023 तक, हम उससे पहले ही 1 साल पहले ही 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्धिक संपदा सहयोग पर हाल ही में किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? बौद्धिक संपदा सहयोग, कई बार हम आपको बतला चुके हैं कि इसके लिए एक संस्था भी है जिसको हम वीपो कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यही आपके पूरी दुनिया में बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के लिए कार्यरत रहती है और प्रयासरत रहती है। तो इसी संस्था के द्वारा बौद्धिक संपदा सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाता है। और हाल ही में भारत के साथ किस देश ने समझौता किया है इसके लिए? तो डेनमार्क ने समझौता किया है। डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ हाल ही में समझौता किया है। याद रखिएगा कि बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी संस्था के द्वारा बौद्धिक संपदा सहयोग, बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही कॉपीराइट पर भी नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। डेनमार्क के बारे में याद रखिएगा, इसकी राजधानी कई बार पूछी जाती है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। म्यांमार की राजधानी नेपैताव। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक 2020 में किसे नियुक्त किया गया है? पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जानते हैं भारत में जैसे बीसीसीआई काम करती है, बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई, और पूरे दुनिया में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो उसी तरह पाकिस्तान में क्रिकेट नियामक संस्था जो है उसको हम पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहते हैं। और उसकी पहली महिला निदेशक के तौर पर हाल ही में नियुक्त किया गया है आलिया जफर को। किसको? आलिया जफर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा आसमा जहांगीर आपके विकल्प में है। तो आसमा जहांगीर पाकिस्तान की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और पाकिस्तान के मानवाधिकार संस्था की ये पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। हिना रब्बानी पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं यानी राजनेता हैं,
और मलाला यूसुफजाई बड़े प्रचलित हैं पूरे दुनिया में, इनका नाम है मलाला यूसुफजाई, पाकिस्तान की ही रहने वाली हैं, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे यंगेस्ट व्यक्ति हैं। क्या है? सबसे यंगेस्ट व्यक्ति जिनको कि नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। ये बालिकाओं की यानी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौता जो नवंबर 2020 को संपन्न हुआ, इस पर कितने देश ने हस्ताक्षर किया है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौता ये इसलिए है कि इसमें जितने भी देश शामिल हुए हैं, इस ट्रेड में, इस समझौता में जितने भी देश शामिल हुए हैं, वो सभी देश विश्व के कुल जीडीपी का 30% जीडीपी रखते हैं। विश्व की कुल जीडीपी का 30% इन देशों के पास है, इसीलिए यह विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौता है। ठीक है, और इस पर कुल देश जो शामिल हैं उसमें 10 आसियान के देश और 5 अन्य देश शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर के 15 देश इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर के कितने देश शामिल हैं? 15 देश शामिल हैं। और अन्य देशों की बात करें तो इसमें चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपका दक्षिण कोरिया और जापान शामिल है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा क्या? 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 37वां आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में कहां संपन्न हुआ? 37वां आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में कहां संपन्न हुआ? ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण जो भी सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं, वो एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं, तो इसी दृष्टिकोण से ये आपका एक अच्छा प्रश्न है और यह होगा वियतनाम में। यानी 37वां आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर में ही आयोजित किया गया है, इसी वर्ष नवंबर 2020 में। और यह कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ दरअसल वर्चुअली, इसका आयोजन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ, क्योंकि कोविड-19 के कारण कोई भी आजकल ऑफलाइन शायद ही कोई कार्यक्रम आयोजित हो पा रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में गुजर रहे हैं, तो जी रहे हैं, तो इसी दृष्टिकोण से इसको वर्चुअली आयोजित किया गया वियतनाम की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? वियतनाम की अध्यक्षता या वियतनाम की मेजबानी में कह सकते हैं, यह आयोजित किया गया। और इसमें अन्य जो शामिल देश थे वियतनाम के अलावा, वह चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल थे। अन्य देश कौन थे शामिल? चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल अन्य देश थे। ठीक है, तो आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ? वियतनाम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, वर्चुअली आयोजित हुआ वियतनाम की अध्यक्षता में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, मीरा नायर का पुत्र जो न्यूयॉर्क की एस्टोरिया सीट से, ठीक है, 2020 में निर्वाचित हुआ है, उसका नाम क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, मीरा नायर भारत के एक फिल्म मेकर हैं। मीरा नायर कौन है? भारत के एक प्रसिद्ध जाने माने फिल्म मेकर हैं। उनका पुत्र जोहरान ममदानी, कौन है? जोहरान ममदानी ने हाल ही में संपन्न हुए अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल की है। और ये कहां से जीते हैं? तो न्यूयॉर्क की एस्टोरिया सीट से जीते हैं। और जीतने के पश्चात इन्होंने एक बेहद ही मजेदार ट्वीट किया था, जो कि खूब वायरल हुआ था, इसलिए ये चर्चा के भी केंद्र रहे। तो एस्टोरिया सीट से ये चुनाव जीते हैं। और हाल ही में संपन्न अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराकर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन, कौन? जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। कितने राष्ट्रपति होंगे? 46वें राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन। ठीक है, चलिए क्लियर है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जल शक्ति पुरस्कार 2020 किस समाचार पत्र को प्राप्त हुआ है? जल शक्ति पुरस्कार हाल ही में
भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा प्रदान किया गया। इसमें समाचार पत्रों की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है, तो समाचार पत्रों के मामले में दैनिक भास्कर को यह पुरस्कार दिया गया। जल शक्ति पुरस्कार समाचार पत्र के मामले में दिया गया किसे? दैनिक भास्कर, जो कि जाना माना अखबार है, उसे दिया गया। दैनिक जागरण भी अखबार ही है, हिंदुस्तान अखबार है, नवभारत टाइम्स इत्यादि सभी के सभी क्या है? विकल्प में आपके अखबार हैं, जिसमें से कि दैनिक भास्कर को जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया। और राज्यों की बात कर लें तो इसमें यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले स्थान पर रहे राज्य तमिलनाडु। पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तमिलनाडु रहा। जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने के मामले में पहला स्थान प्राप्त किसे दिया गया? तो तमिलनाडु को पहला स्थान, महाराष्ट्र को दूसरा स्थान दिया गया और राजस्थान को तीसरा। पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 30,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों के शरण स्थली को किस झील के नाम से जाना जाएगा? ठीक है, तो 30,000 से अधिक प्रवासी पक्षी के शरण स्थली को, यानी देखे होंगे आप कि कई झीलों में पक्षी का खूब आगमन होता है और पक्षी वहां खूब विचरण करते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से यदि किसी झील में 30,000 से अधिक पक्षियों की शरण स्थली है, यानी रहने का स्थान है, तो वैसे झील को रामसर झील के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? रामसर झील के नाम से जाना जाएगा। रामसर सुनकर के शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो रामसर ईरान का एक शहर है और यहीं पे 1971 ईस्वी में, ईरान में ही 1971 ईस्वी में रामसर सम्मेलन हुआ था। और रामसर सम्मेलन के अंतर्गत यह फैसला लिया गया था कि विश्व के आर्द्र भूमि को संरक्षित कैसे रखा जाए, इस पर विचार किया गया था। और तब से ही कई विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा आर्द्र भूमि को, विश्व के अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु कई प्रयास किए गए हैं। इसी सिलसिले में भारत में भी कई नए आर्द्र भूमि स्थलों की घोषणा की गई है। ठीक है, और नए आर्द्र भूमि स्थल जो घोषित किए गए हैं उनमें आपको हाल ही में बुल्ढाना जिला, कौन सा? बुल्ढाना, राजस्थान का बुल्ढाना झील, महाराष्ट्र का लोनार झील। कौन कौन सा झील? बुल्ढाना और लोनार दोनों महाराष्ट्र, बुल्ढाना और लोनार दोनों महाराष्ट्र का झील है, जिसको कि रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके अलावा सुर सरोवर यूपी का झील है। कौन कौन सा बोले हम? बुल्ढाना झील, बुल्ढाना और लोनार झील, ये कहाँ? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की झील है। तथा सुर सरोवर झील ये यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कुछ दिन पहले, एक आध महीने पहले, उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड के आसन या आसान कह सकते हैं, आसान कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ? उत्तराखंड। आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड को रामसर साइट घोषित किया गया है। और ये याद रखिएगा कि आसान कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है। कौन सा है? पहला रामसर साइट है, पहला, फर्स्ट रामसर साइट है। कौन? आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ का? उत्तराखंड का फर्स्ट का रामसर साइट है। और भारत में इन सब रामसर साइट्स की नई घोषणा के पश्चात कुल मिलाकर 41 रामसर साइट हो गए हैं भारत में। भारत में अब कुल कितने रामसर साइट हैं? ये 41, यानी ये सभी क्या है? आर्द्र भूमि है, जिसको कि संरक्षित किया जाएगा
जो सम्मेलन हुआ था उन सम्मेलन में शामिल देशों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास इनको संरक्षित रखने के लिए किए जाएंगे। तो भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? 41। ये आपका एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नवंबर 2020 में वामको नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ? अब जानते हैं कि उच्च गति के चक्रवात को हम तूफान के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं और ये अलग अलग हिस्सों में कई बार आकर के तबाही मचा जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के कुछ तूफानों में वामको नाम है और वामको तूफान ये हाल ही में आया कहाँ? तो फिलीपींस में। ये फिलीपींस में आया और फिलीपींस में बुरी तरह से फिलीपींस को प्रभावित किया। इसके अलावा याद रखिएगा कि भारत में हाल ही में निवार नामक चक्रवाती तूफान आया जिसने तमिलनाडु तथा पुडुचेरी को बुरी तरह से प्रभावित किया। तमिलनाडु तथा पुडुचेरी को किस तूफान ने प्रभावित किया? निवार ने। जबकि वामको तूफान कहां? फिलीपींस को प्रभावित किया। ये 2020 के आए हुए तूफान है। ठीक है, और ये चक्रवातीय तूफान है और अक्सर अक्टूबर नवंबर के दिनों में चक्रवात आते हैं। चक्रवात के बारे में आप जानते होंगे, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब, बाहर उच्च वायुदाब होती है, इसलिए बाहर से हवा जब अंदर की ओर चक्कर काटते हुए चलती है तो ये चक्रवात का रूप होती है और इसकी गति बेहद ही अधिक होती है, इसलिए यह जहां भी जाती है अत्यंत विनाशकारी होती है। और चक्रवात मापी यंत्र जो होता है जिससे चक्रवात की गति मापी जा सकती है उसको हम टी स्केल कहते हैं। चक्रवात मापी यंत्र को क्या कहते हैं? टी स्केल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फार्मूला 1 2020 का विजेता है जो नवंबर 2020 में हुआ। तो नवंबर 2020 में 2 फार्मूला 1 के रेस हुए। नवंबर 2020 में 2 रेस हुए फार्मूला 1 के। पहला आपका है तुर्की ग्रैंड प्रिक्स। पहला कौन सा है? तुर्की ग्रांड प्रिक्स। और एक और है आपका एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स। एमिलिया ग्रांड प्रिक्स। ठीक है, दोनों का दोनों नवंबर में ही आयोजित हुआ है। तुर्की ग्रांड प्रिक्स इस्तांबुल में आयोजित हुआ। इस्तांबुल तुर्की की राजधानी भी है। इस्तांबुल तुर्की में आयोजित हुआ। जबकि एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स इटली के ऑटोड्रोमो में आयोजित हुआ। इटली के ऑटोड्रोमो में आयोजित हुआ। इटली के ऑटोड्रोमो में आयोजित हुआ। और एमिलिया ग्रांड प्रिक्स को तथा तुर्की ग्रांड प्रिक्स इन दोनों के जो विजेता रहे वह लुईस हैमिल्टन रहे। दोनों के विजेता कौन रहे? लुईस हैमिल्टन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लुईस हैमिल्टन, यानी आंसर हो जाएगा हैमिल्टन। तो नवंबर में आयोजित ग्रांड F1 ग्रांड प्रिक्स के F1 फार्मूला 1 2020 यानी इसको ग्रांड प्रिक्स कहते हैं। इसके विजेता कौन कौन है? 2 अलग अलग स्थानों पर, तुर्की ग्रांड प्रिक्स और एमिलिया ग्रांड प्रिक्स के दोनों के विजेता हैं लुईस हैमिल्टन। ये यूके के खिलाड़ी हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम के, और ये मर्सिडीज चलाते हैं। कौन सा वाहन से रेस लगाते हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये मर्सिडीज के चालक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में संपन्न सोफिया ओपन चैंपियनशिप का विजेता है। नवंबर 2020 में सोफिया ओपन चैंपियनशिप आयोजित किया गया और सोफिया ओपन चैंपियनशिप 2020 के विजेता जो हैं वह जेनिक सिनर है। कौन है? जेनिक सिनर हैं। और जेनिक सिनर के बारे में याद रखिएगा कि ये सोफिया ओपन चैंपियनशिप के सबसे युवा विजेता है। क्या में विजेता है? सबसे युवा विजेता है। सबसे युवा विजेता हैं। और ये रहने वाले किस देश के हैं? तो ये याद रखिएगा इनके बारे में कि ये इटली के रहने वाले हैं। ये किस देश के रहने वाले हैं? ये इटली के रहने वाले हैं। यानी इटली के खिलाड़ी जेनिक सिनर ने
सोफिया ओपन चैंपियनशिप 2020 जीता है, जो यह ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं और इन्होंने इसके लिए हराया वासेक पेरिस पसिल को। किसे हराया? पेसी पसिल याद रखिएगा, पेसी पसिल इसको हराया वासेक पेसी पसिल को, वासेक पेसी पसिल को हराया। और ये कनाडा के रहने वाले हैं। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो कनाडा के वासेक पेसी पसिल को हराया किसने? जेनिक सिनर ने। और सबसे युवा विजेता बने सोफिया ओपन चैंपियनशिप के। ठीक है, क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 20। विश्व बैंक की रिपोर्ट नवंबर 2020 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश का है? यह रिपोर्ट 2017 के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट जारी किया गया कब? नवंबर 2020 में। तैयार कब किया गया है? तो यह 2017 से ही इस पर काम चल रहा है, इसलिए इसको लिखा गया कि 2017 के आधार पर तैयार किया गया है। और इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश लक्जमबर्ग है। कौन सा है? लक्जमबर्ग है। और इसकी राजधानी लक्जमबर्ग सिटी है। लक्जमबर्ग सिटी इसकी क्या है? राजधानी है। लक्जमबर्ग सिटी इसकी राजधानी है। और लक्जमबर्ग सिटी लक्जमबर्ग के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों पर यात्रा करने हेतु फ्री यात्रा का सुविधा उपलब्ध करवाने वाला दुनिया का पहला देश है। ये कौन? लक्जमबर्ग। दुनिया का पहला देश जिसने सार्वजनिक परिवहन के साधनों को पूरी तरह से निःशुल्क घोषित किया है। दुनिया का पहला देश किस मामले में भाई? दुनिया का पहला देश किस मामले में? तो फ्री यात्रा किसमें? तो सार्वजनिक परिवहन के साधनों द्वारा। ठीक है, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया को शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? लक्जमबर्ग है। ठीक है, चलिए, ये आज के 20 प्रश्न थे जिस पर कि हमने आपके समक्ष डिस्कशन किया। हमने आपके समक्ष इन 20 प्रश्नों पर चर्चा किया। और आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स के रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक में कुल मिलाकर के 30 सेट होते हैं। और ये अक्टूबर नवंबर की पहली ये नई मैगजीन है जिसमें कि पहले सेट पर हमने आज आपके समक्ष चर्चा की। आप देख सकते हैं कि यह पुस्तक 28 नवंबर 2020 तक अपडेटेड है, तो आप इसे खरीद लेंगे। और प्रतिदिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके नीचे दिए गए OMR सेक्शन में आप प्रैक्टिस कर लें पहले, और प्रैक्टिस करके तैयार रहें। और जैसे ही वीडियो डिस्कशन यहाँ शुरू होता है आप उसका आनंद लीजिए और साथ ही साथ यह देखिए, यह आकलन करिए कि आपको उस प्रश्न के बारे में कितना कुछ आ रहा था, क्या कुछ आ रहा था और क्या आपको नई बातें सीखने को मिली। साथ ही साथ हमें यह फीडबैक भी दीजिए कि आपको यह प्रश्न कैसे लगे और आपके परीक्षाओं के लिए यह कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसका आकलन करके भी आप हमें जवाब दीजिए। और यह भी बताइए कि एक सेट में आपको कुल कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे कि हमें यह आकलन हो सके कि आपकी तैयारी किस स्तर की हो चुकी है और आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए आप कितने तैयार हैं। ठीक है, तो पुनः कल मिलेंगे हम अक्टूबर नवंबर के रुक्मिणी प्रकाशन के पुस्तक के सेट नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव्स के 20 प्रश्नों के डिस्कशन में। तब तक के लिए मैं नीतीश चंद्रा आपसे विदा लेना चाहता हूं। कल पुनः मिलेंगे इसी वादे विश्वास और उम्मीद के साथ। आज आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि।